हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से कोट से, जो कि है क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं, ये हाथ जो तेरे साथी हैं तो एक अकेला काफ़ी है। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि हमें किसी की साया के बिना यानी कि किसी की हेल्प के बारे में सोचे बिना ही अपने हाथों पे विश्वास करना चाहिए। हमारे हाथ ही हमारे साथी हैं, यानी कि हमारा मेहनत ही हमारा साथी है। दूसरा हमारे लिए कोई करने नहीं आएगा। जो भी करना है हमें खुद के लिए करना है, और किसी भी काम को करने के लिए हम अकेला ही काफ़ी है। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 67th बीपीएससी मेंस या बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए। और इस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। किस टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैंने ये लिखा है। ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में है, इंग्लिश नोट से मैं ये वीडियो डील करने जा रही हूँ, लेकिन इसका हिंदी वीडियो इस टॉपिक का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्हें भी हिंदी में देखना है वो डिस्क्रिप्शन से हिंदी वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी इंग्लिश का मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूँगी। जिन्हें भी हिंदी में भी देखना हो इस वीडियो से भी कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस टॉपिक से जो पूछा जाता है वो है, डिस्कस द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 टू 1914। 65th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है कि स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास 1858 से लेकर 1914 के बीच में किस प्रकार से हुआ, इसका डिस्कशन करना है। 63rd बीपीएससी में आया था, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947। यानी कि अलग अलग ये जो है काल दिए जाते हैं, अलग अलग टाइम दिया जाता है, और उस टाइम के अनुसार बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ ये लिखना होता है। फिर एक तरह का क्वेश्चन इसी में सेम टाइप का है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947। यानी कि मुख्य रूप से जो टाइम लाइन पूछा जा रहा है वो 1813 से लेकर 1947 तक बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास, बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। इसी में कभी कभी ऐड कर दिया जाता है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, और कुछ टाइम लाइन दे दिया जाएगा आपको। तो ये सभी क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना है, किन किन पॉइंट्स को हमें अपने आंसर में ऐड करना है, ताकि इस क्वेश्चन के डिमांड को हम पूरा कर सकें, वही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस आंसर। यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें अपने आंसर में इंक्लूड करना है। तो पहला हमें जो अपने आंसर में डिस्कस करेंगे वो 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए स्पेंड किया जाएगा। दूसरा है मकैले का रिपोर्ट, जो कि 1835 में आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता था। उसके बाद 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना 1863, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना है 1917, पटना साइंस कॉलेज यानी कि साइंस कॉलेज, और पीएमसीएच यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो ये जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1925 धनबाद। तो ये सारे क्या हो गए, ये टेक्निकल एजुकेशन में भी आ गए, मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें अपने आंसर में इंक्लूड करना ही है, तब जाके हमारा इस क्वेश्चन को के डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के नोट्स को देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें अपने आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने आंसर का कि बिहार हैज़ हैड अ ग्लोरियस हेरिटेज इन द फील्ड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। यानी कि बिहार का जो इतिहास है प्राचीन समय से ही इसका ग्लोरियस हेरिटेज है, बहुत ही इससे ख्याति प्राप्त है। तो ये एंशियंट टाइम से ही बिहार के एजुकेशन के बारे में है। इट हैज़ बीन होम टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, नालंदा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला गोट इंटरनेशनल फेम। यानी कि प्राचीन समय से ही पुराने पुराने विद्यालयों का ये घर है बिहार, जैसे कि नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला। ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, या इंटरनेशनल फेम प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि एजुकेशन सिस्टम इन बिहार वॉज बेस्ड ऑन वेदास, शास्त्रास, फिलोसफी, बट लैक द साइंटिफिक एडवांटेजेस एंड एडवांसेस टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो था बिहार का,
पहले तो हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था प्राचीन समय में, इसका ग्लोरियस हेरिटेज है बिहार का शिक्षा को लेकर। बहुत सारे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी महाविहार, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। अब है कि एजुकेशन सिस्टम इन बिहार वाज बेस्ड ऑन वेदा शास्त्र एंड फिलोसफी, यानी कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था वो किस पर आधारित था पहले, तो ये वेदों पर, शास्त्रों पर और दर्शन शास्त्र पर आधारित था, बट लैक द साइंटिफिक एडवांटेज एंड एडवांसेस टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था वो पहले वेदों पर, शास्त्रों पर और दर्शन शास्त्र आधारित था, लेकिन उसी टाइम में विश्व के कुछ अन्य जगहों पे या भारत के कुछ अन्य जगहों पे कुछ साइंटिफिक एडवांसेस जो टेक प्लेस कर रहे थे, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा था जो शिक्षा व्यवस्था, उसमें बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था उस टाइम पे वो पीछे था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रिगार्डलेस द कस्टम ऑफ रियलाइजिंग विच हैड इट्स बिगिनिंग इन ओल्ड टाइम्स वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग द मिडिल एज टाइम फ्रेम। यानी कि जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी ये एंशियंट टाइम में तो इसे बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। अलग अलग विश्वविद्यालय यहाँ थे जहाँ से कि विदेशों से यहाँ पे यात्री आए, विदेशों से कई सारे शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आए। लेकिन मिडिल टाइम एज टाइम फ्रेम, यानी कि जब मुगल काल का समय था, दिल्ली सल्तनत का समय था, तो इस समय क्या हुआ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कमी देखी गई, इसकी जो ग्लोरी थी तो ये कम होने लगा। लेकिन बिहार सा इट्स रिवाइवल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि फिर से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पुनर्जागरण देखने को मिला। कब? तो लेटर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई उसके लेटर पार्ट में फिर से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पुनर्जागरण देखने को मिला। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार वॉज डन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें एंशियंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा ख्याति मिली। मिडिल टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कमी देखने को मिला, लेकिन जब लेटर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल आया तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पुनर्जागरण देखने को मिला। लेकिन ये जो पुनर्जागरण था जो कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार में लाया गया, तो यहाँ पे क्या किया गया कि फुलफिलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए यहाँ पे बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन की, पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत की गई थी, वो भी अंग्रेजों के द्वारा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इन प्री ब्रिटिश एरा देयर वाज टू पॉपुलर लैंग्वेजेस दैट इज संस्कृत एंड पर्शियन, यानी कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी अगर प्री ब्रिटिश एरा देखें, यानी कि जब नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तो उस समय बिहार की जो लैंग्वेज थी, बिहार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? मुख्य रूप से तो संस्कृत थी। यानी कि बिहार की तो भाषा ही है, इंडिया की तो भाषा ही है प्राचीन भाषा संस्कृत। और पर्शियन कहाँ से आया? उस टाइम पे मुगलों का शासन था, तो मुगल जो थे ये पर्शियन भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो प्री ब्रिटिश एरा का तो टाइम मुगल का ही समय था, मुगल काल के बाद ब्रिटिश एरा की स्टार्ट होती है, तो मुगल जो थे ये पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो प्री ब्रिटिश एरा में संस्कृत और पर्शियन ये दो भाषा जो थे यहाँ पे पॉपुलर थे। देयर वर 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, और 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, 4 प्रकार की संस्थाएं थी शिक्षा के लिए। पहला था पाठशाला एंड मुक्तब फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए दो संस्थाएं थी, एक था पाठशाला और दूसरा था मुक्तब्स। दूसरा है चतुष्पदी और मदरसा फॉर हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए पाठशाला और मुक्तब, और हायर एजुकेशन के लिए चतुष्पदी और मदरसा। तो ये 4 तरह के इंस्टीट्यूट थे, 4 तरह के संस्थाएं थी जहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाता था। अब इसी चीज़ को हमने ये डायग्राम में दिखा दिया है। हमने बीच पे लिखा है प्री ब्रिटिश एरा और इस तरफ दिया है हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में 2 तरह की संस्थाएं थी, चतुष्पदी और मदरसा, और एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 2 तरह की संस्थाएं थी, पाठशाला और मुक्तब। तो कई बार मेरे पास कमेंट आता है कि डायग्राम्स को लेकर, फ्लो चार्ट्स को लेकर जो समझाना है उसे समझाएंगे, किस प्रकार हम डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अलग से कोई नहीं सिखाएगा, यह चीज़ आपको खुद से
इनोवेट करना है कि हम किसी भी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से पहले कैसे दिखाएँ। अभी तो मैंने यहाँ पे पहले पैराग्राफ लिख दिया है, लेकिन इस चीज़ को आपको पैराग्राफ से पहले ही देना है कि प्री ब्रिटिश एरा है, हायर एजुकेशन के लिए 2 संस्थाएँ और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 2 संस्थाएँ। तो ये चीज़ खुद से इनोवेशन करना है कि किस चीज़ को आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, किस चीज़ का आप डायग्राम बना सकते हैं, किस चीज़ का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का रीज़न बताना हो तो 5 कारण, जैसे कि 1857 का ही क्रांति ले लिया जाए तो इसके जो भी कारण है उसे पहले आप डायग्राम से दिखा दीजिए। इसके राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तात्कालिक कारण जो भी हैं ये पहले हम एक डायग्राम में दिखा देंगे। फिर एक-एक चीज़ को हम सामाजिक कारण ये थे और उसमें 4 पॉइंट लिख देंगे। प्राथमिक जो पॉलिटिकल रीजन्स थे या जो भी इकोनॉमिक रीजन्स थे, इसे हम फिर 4-5 लाइन में दिखा देंगे। तो इस तरह से डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है अलग-अलग जगहों पे। नेक्स्ट जो लाइन है वो है कि इन 1781 हास्टिंग्स सेट अप द कलकत्ता मदरसा एंड इन 1791 द संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि 1781 में वारेन हास्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है और 1791 में संस्कृत कॉलेज वाराणसी में खोला जाता है। तो ये कुछ प्री ब्रिटिश एरा के बारे में दिया गया है कि प्री ब्रिटिश एरा में इस तरह की संस्थाएं भारत पे चल रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है द इनलाइटेंड इंडियंस बिगेन अप्लाइंग टेंशन ऑन द पब्लिक अथॉरिटी टू एडवांस करेंट एंड कॉमन वेस्टर्न ट्रेनिंग एज दे नेचुरली सस्पेक्टेड that western schooling was the solution to the social, financial and political ills of the country। यानी कि अब इसमें क्या हुआ कि कुछ शिक्षित भारतीय थे, कुछ शिक्षा प्राप्त किए हुए भारतीय थे, कुछ प्रबुद्ध भारतीय थे, इनलाइटेंड इंडियंस थे। तो उनके मन में ये टेंशन आया, ये पब्लिक को ये बताने में, पब्लिक को ये समझाने लगे कि हमें हमारे जो अभी स्थिति है, हमारा जो अभी करंट सिचुएशन है, इसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। जो भी हमारी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक इल्स जो भी हैं कंट्री की, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही, लोगों के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन की ट्रेनिंग देके ही हम इस तरह के अपने देश की इल्स को ख़त्म कर सकते हैं। Missionaries believed that the Western education would destroy the faith of Indians and take them to Christianity. Raja Ram Mohan Rai, the father of Indian Renaissance, faced bitter criticism from the aristocrats but supported Western education and established ब्रह्म समाज इन 1813। यानी कि जो इंडियंस थे, इलाइटेड इंडियंस थे, जो प्रबुद्ध भारतीय थे, शिक्षित भारतीय थे, उनका मानना ये था कि हमारे देश की जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी इल्स हैं, जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं, वो हम वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा ही, पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही हम उसे दूर कर सकते हैं। और ये लोगों के बीच में वो समझाने का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ मिशनरियोज का ये मानना था, उनका ये विश्वास था कि अगर लोगों के बीच में, सामान्य जनजीवन के बीच में हम पश्चिमी शिक्षा लाते हैं तो ये क्या होगा, लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदल देगा, लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगेंगे। तो इस तरह से लोग ईसाई धर्म को ना अपनाए। तो इस तरह से कुछ मिशनरी ऐसा चाहते थे कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन ना आए। लेकिन यहीं पे राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये इन्हें ब्रिटर क्रिटिसिज्म सुनने को मिला, ये इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। लेकिन इन सभी आलोचनाओं से दूर हटते हुए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का सपोर्ट किया। पश्चिमी शिक्षा का सपोर्ट करते हुए उन्होंने 1813 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय का भी यहाँ पे योगदान है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। काफ़ी सारी आलोचनाओं को सहने के बाद भी उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को ही सपोर्ट किया और यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक चीज़ यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 लाइन या 5 लाइन मैक्सिमम हमने लिखा है। तो अगर आप कुछ भी पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं जहाँ पे कि पॉइंट्स नहीं बनाया जा सकता है, तो वैसे केस में आपको 3 से 4 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ एक्सटेंड नहीं करना है। ऐसे ही छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको अपनी जो भी बातें रखनी है वो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 5 लाइन में आप अपना पैराग्राफ चेंज कर दें। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यह है इन मॉडर्न इंडिया द ईयर 1835 proved itself as an important year in the field of education। यानी कि अब आते हैं हम, अभी तक हमने एंशियंट इंडिया के बात की, मेडिएवल एज में क्या हुआ बिहार में ये देखा। अब हम मॉडर्न इंडिया में आते हैं। अब हम जो है मॉडर्न इंडिया में क्या क्या विकास किया गया शिक्षा में, पश्चिमी शिक्षा में मुख्य रूप से ये देखेंगे। तो 1835 में एक महत्वपूर्ण साल माना जाता है भारत का,
फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। दिस ईयर विलियम बेंटिंग अनाउंस्ड दैट वट एवर फंड्स वर एलोकेटेड एंड अप्रूव फॉर एजुकेशन इट शुड बी स्पेंट ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जिसे कि मकैले रिपोर्ट 1835 भी कहा जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि 1835 का जो मकैले रिपोर्ट आया, तो उस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी फंड्स आएंगे शिक्षा पे खर्च करने के लिए, जो भी ब्रिटिश का फंड मिलेगा कि इसको शिक्षा पे लगाना है, तो वो सभी फंड्स का इस्तेमाल भारतीय जो पारंपरिक शिक्षा है उस पर खर्च ना करके जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, जो इंग्लिश शिक्षा व्यवस्था है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, उस पर खर्च किया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया कि जो भी फंड्स आएंगे शिक्षा के लिए वो इंग्लिश एजुकेशन पे, अंग्रेजी शिक्षा पे ही खर्च किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण साल माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में 1835 का। एज ए रिजल्ट टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन द फॉलोइंग स्कूल्स वेर ओपन। तो इसी को इम्पार्ट करने के लिए, इसी को लागू करने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन को लागू करने के लिए कुछ स्कूल्स खोले गए। अब बिहार की ही हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्य रूप से क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या स्कूल खोले गए, कौन सी संस्थाएं खोली गई, ये सब हमें लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ स्कूल्स खोले गए, ये कहाँ कहाँ खोले गए। तो पहला है जिला स्कूल खोला गया। जिला स्कूल किन किन जगहों पे खोला गया, तो पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा एंड छपरा। तो पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा और छपरा में जिला स्कूल खोला गया। 1863 में जिला स्कूल एट देवघर, मोतिहारी एंड चाईबासा वेयर आल्सो अप्रूव। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जिन्हें कि आपको इस आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड करना ही है। इन 1859 हाई स्कूल एट पाकुर इन संथाल परगना वाज ओपनड इन 1859। तो उस समय झारखंड भी बिहार का ही पार्ट था, तो उसमें भी पाकुर संथाल परगना में हाई स्कूल खोला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि बिहार में स्कूल के लिए डेवलपमेंट किए गए। अब नेक्स्ट आते हैं, इन एनी केस Woods dispatch in 1854, otherwise called the Magna Carta of English Education in India, drove the underpinning of English schooling in India with a financial plan of 1 lakh rupees to spend on training। यानी कि अब चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854 में, जिसमें ये कहा गया कि अब इंग्लिश एजुकेशन के लिए, इंग्लिश एजुकेशन की शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए 1 लाख रुपीज फाइनेंशियल प्लान लाया गया। मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, या चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट के अप्रोचेस थे, कुछ क्रिटिकल ऑकेजन्स आफ्टर गवर्नमेंट ऑपरेशन। यानी कि जब ये गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया कि 1 लाख रुपये का फाइनेंशियल प्लान स्पेंड किया जाएगा ट्रेनिंग पे, तो यहाँ पे कुछ उन्हें कुछ क्रिटिकल रूप से देखा गया। तो पहला है कि सिस्टमाइज द प्रोग्रेसिव सिस्टम फ्रॉम वर्नाकुलर एलिमेंट्री स्कूल टू पार्टनर कॉलेजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल था, जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, उसे पार्टनर कॉलेज के साथ ऐड कर दिया गया, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के साथ। एडवांस्ड इंग्लिश एज द व्हीकल फॉर हायर इन्वेस्टिगेशन एंड वर्नाकुलर एट द स्कूल लेवल। यानी कि इंग्लिश को ही हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए इंग्लिश को ही बढ़ावा दिया जाने लगा, इंग्लिश में शिक्षा देने को, इंग्लिश माध्यम को ही बढ़ावा दिया जाने लगा। लेड वेट ऑन फीमेल एंड प्रोफेशनल स्कूलिंग एंड टीचर्स प्रिपरेशन। यानी कि उस समय क्या था कि महिलाओं की शिक्षा पे भी कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा जब ये चार्ल्स वुड डिस्पैच आया तो इसमें यह भी लाया गया कि महिलाओं की शिक्षा पर, प्रोफेशनल स्कूलिंग पर और टीचर्स की प्रिपरेशन पे, यानी कि शिक्षकों को किस प्रकार तैयार किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। स्ट्रेस्ड स्पेशलाइज्ड एंड कमर्शियल स्कूलिंग, और जो स्पेशल स्कूल, कमर्शियल स्कूल, वाणिज्यिक स्कूलों की स्थापना की गई। तो ऐसे स्कूल जो स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं, ऐसे स्कूल भी खोले गए फॉर अ पर्पज दैट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन गवर्नमेंट फाउंडेशन और टू बी कॉमन। अब नेक्स्ट है सम ऑफ द लैंडमार्क इस्टेब्लिशमेंट आर एज फॉलोज। अब इसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट की गई, कुछ स्थापनाएं की गई जो कि हमें देखना चाहिए। अब क्वेश्चन है तो ज़्यादा तो बड़ा हम इसमें लिख नहीं सकते हैं, इस टॉपिक पे तो हम लिखना चाहें तो 10-12 पेजेस लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा, लिमिटेड पेज रहेगा, तो मैक्सिमम 4 पेजेस हमें मैक्सिमम, या 4.5 पेज तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि कुछ लैंडमार्क दिखाने हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट दिखाने
हैं, जो कि हमें इस आंसर में दिखाना ही है, तो हम उसी पॉइंट्स पे अब डायरेक्ट आ जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1857, यानी कि पहले ही फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का पहला जो है यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया, तो 1857 में कलकत्ता में खोला गया। एज बिहार वॉज पार्ट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इट वॉज डिसाइडेड टू ओपन अ कॉलेज एट पटना। एज ए रिजल्ट पटना कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 9 जनवरी 1863। तो अब जो है पटना कॉलेज की भी स्थापना की गई 9 जनवरी 1863 को। आफ्टर पटना कॉलेज इट वॉज डिसाइडेड टू स्टैब्लिश अ सेपरेट कॉलेज फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि जब पटना कॉलेज स्थापित हो गया तो अब ये सोचा गया, ये निर्णय लिया गया कि प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी एक अलग से कॉलेज खोला जाए। In 1886, a survey training school was established, which was transformed into Bihar School of Engineering in 1900। यानी कि 1886 में एक सर्वे ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, एक सर्वेक्षण ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई, जो कि बाद में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। बिहार ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो गया 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है हंटर एजुकेशन कमीशन इन 1882 कन्फर्म्ड इट्स रिकमेंडेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन आया। हंटर एजुकेशन कमीशन क्या कहा, तो इसने कुछ सिफारिशें दी अपने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, प्राथमिक और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उन्हें लेकर इन्होंने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ सिफारिशें दी। इन 1902 रेले कमीशन वाज सेट अप टू गो इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। अब हंटर कमीशन आया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। उसी टाइम 1902 में रेले कमीशन आया किस लिए, तो यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया को इस तरह से भारत की जो भी विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, महाविद्यालय हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं उस पर निगरानी करने के लिए, उस पर अपना विचार रखने के लिए। इन 1913 अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स द गवर्नमेंट पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसीज। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय नेता थे, उनके प्रेशर के अंतर्गत 1913 में सरकार के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया, किस पे, तो शिक्षा के निधि को लेकर। The year 1917 was landmark in the history of higher education in बिहार। अब 1917 का जो साल है ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लैंडमार्क है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल है। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटेड। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 1917 से 1919 के लिए सैडलर कमीशन का सैडलर आयोग, सैडलर महाविद्यालय आयोग गठित किया गया, या वो आया। यहाँ पे उसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ सिफारिशें हैं सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की। पहला है रिव्यू द इंटायर फील्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालयी शिक्षा तक का इसने रिव्यू किया, इसने निगरानी की कि कैसे शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। स्कूल कोर्सेज शुड बी डिजाइन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी स्टेज, यानी कि ये भी सिफारिश दी गई सैडलर कमीशन के द्वारा कि जो स्कूल में शिक्षा दिया जाता है उसे इस प्रकार डिजाइन किया जाए, इस प्रकार से स्कूली शिक्षा प्रदान की जाए कि अगर यही छात्र महाविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के कोर्सेज को, वहाँ के सिलेबस को वो कवर कर पाए, इस तरह से स्कूल कोर्स डिजाइन किया जाना चाहिए। तीसरा इसका सिफारिश था कि फीमेल एजुकेशन अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग इंक्लूड दोज फॉर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेजेस एक्सटेंडेड, यानी कि फीमेल एजुकेशन अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, यानी कि फीमेल्स के भी मामले में अब साइंटिफिक और तकनीकी शिक्षा दी जाने लगी, टीचर्स ट्रेनिंग दिया जाने लगा, किस लिए, तो प्रोफेशनल और वोकेशनल कॉलेज की भी यहाँ पे विस्तार देखा गया। द मच अवेटेड पटना यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1917, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी, पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना अक्टूबर 1917 में की गई। Between 1917 to 1940, series of institutions were established to spread knowledge of both professional and general education, यानी कि 1917 से लेकर 1940 के बीच में कई सारे संस्थाओं का निर्माण किया गया, कई सारे संस्थाएं स्थापित की गई, किस लिए, टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड जनरल एजुकेशन, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा से लेकर सामान्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारे संस्थान खोले गए 1917 से 1940 के बीच में। Next है the graduate level curriculum was established in Bihar School of Engineering in 1932 for spreading the science education in region. Science department of Patna College was established, यानी कि विज्ञान की शिक्षा को देने के लिए इस क्षेत्र में
पटना कॉलेज का साइंस डिपार्टमेंट खोला गया इन 1927. That was further established as a separate college in the name of Patna Science College in 1928 by the then Viceroy Lord Irving. तो 1927 में ही पटना यूनिवर्सिटी में ही साइंस डिपार्टमेंट खोला गया, पटना कॉलेज में साइंस डिपार्टमेंट खोला गया 1927 में, लेकिन इसे फिर से एक सेपरेट कॉलेज बना दिया गया 1928 में पटना साइंस कॉलेज के नाम से, और उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे. नेक्स्ट पॉइंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी कि पीएमसीएच की स्थापना की गई 1925 में, एंड वाज सेट अप अ स्टेप टुवर्ड्स मेडिकल एजुकेशन इन बिहार. तो इस तरह से क्या हुआ कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई और मेडिकल शिक्षा के देने के लिए मेडिकल के क्षेत्र में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना की जाती है 1925 में, यहाँ के मेडिकल शिक्षा को प्रदान करने के लिए. लेटर ऑन इन 1947 दरभंगा मेडिकल कॉलेज ओपन. अब 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है. अब हम देख रहे हैं आपकी 1913 के चार्टर एक्ट से हमने स्टार्ट किया और अब हम यहाँ पे 1947 तक आ गए, यानी कि सीरीज वाइज हमने कुछ ईयर इसमें लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में दिया, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की स्थापना दिखाई. तो इस तरह से ये सीरीज वाइज ये इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है. इन 1925 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यानी कि धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोला गया 1925 में, विच इज प्रेजेंटली पार्ट ऑफ झारखंड स्टेट, लीड्स टू स्टेप अहेड इन द फील्ड ऑफ माइंस एंड एजुकेशन. जो कि प्रेजेंट में अगर देखें वर्तमान में ये झारखंड स्टेट का, झारखंड राज्य का भाग है. 1950 में ये 1925 में उस समय झारखंड भारत का, बिहार का ही भाग था, तो वहाँ पे स्कूल ऑफ माइंस खोला गया था. In 1940, the first college exclusively for women in Bihar, पटना वुमेंस कॉलेज established, यानी कि महिलाओं के लिए एक अलग से कॉलेज खोला गया 1940 में, जिसे कि पटना वुमेंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है. अब आते हैं कि हम इसे अब एंडिंग करते हैं इस क्वेश्चन को. अब हमने सारे जो भी इसके लैंडमार्क्स थे, जो भी इस्टेब्लिशमेंट हुई, जो भी ईयर्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ कमिटी देखा हमने, कुछ स्कूलों की स्थापना के बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं. द एजुकेशन ऑफ मास वाज नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश, विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज 16% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी कि जो अंग्रेज थे, ये एजुकेशन ऑफ मास इनके द्वारा नेग्लेक्ट किया गया, यानी कि इनका जो मेन मकसद था, ये अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुने हुए लोगों को ही ये वेस्टर्न एजुकेशन प्रदान करने पर जोर दे रहे थे. तो इस वजह से क्या हुआ कि उस समय भारत की जो शिक्षा रेट था, जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर था, वो 16% ही मात्र था. Their policy was focused only to produce cheap clerks who could help them in their pursuit of economic subjugation of India. यानी कि उनका जो नीति था, अंग्रेजों का जो नीति था, यहाँ के लोगों को शिक्षित करना नहीं था, मास एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना था, बल्कि यहाँ के कुछ वो ऐसी अपने कुछ चीप क्लर्क्स निकालना चाहते थे, जो कि उनके इकोनॉमिक सब्जुगेशन ऑफ इंडिया में उनका हेल्प करे, भारत के आर्थिक नीतियों में उनका जो योगदान दे. कुछ ऐसे लोगों को ही वो पश्चिमी शिक्षा देने पे, पाश्चात्य शिक्षा देने पे वो फोर्स कर रहे थे. उनकी नीति इस प्रकार की थी. अब हम कंक्लूजन देते हैं कि अब कंक्लूजन मैंने इसमें दो टाइप का लिखा है, दोनों टाइप के कंक्लूजन को ऐड किया जा सकता है. पहला है द ओनली गुड इट डिड टू इंडिया वाज इट इंट्रोड्यूस द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ, एंड सून द एजुकेटेड इंडियंस केम टू नो अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ ब्रिटिश एंड बिगेन टू फाइट फॉर इट इंडिपेंडेंस थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास. यानी कि एक अच्छी काम तो इसने भले ही इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों को अपने आर्थिक नीतियों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए भले ही इन्होंने पश्चिमी शिक्षा लाया भारत में या बिहार में, लेकिन एक अच्छा काम इनके द्वारा ये किया गया कि लोगों के बीच में डेमोक्रेसी की भावना, इक्वालिटी की भावना, रूल ऑफ लॉ, ये सारे लोगों के मन में आया. और यहाँ पे कुछ शिक्षित भारतीय आ गए हैं जो कि ब्रिटिश के हिपोक्रेसी को समझ लिए, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, ये अपनी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लड़ाई आगे लड़नी शुरू कर दी. नेक्स्ट है एक दूसरे तरह का कंक्लूजन ये भी लिखा जा सकता है, अनडाउटेडली द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बिकेम पॉसिबल ग्रेजुअली इन ऑल पार्ट्स ऑफ
ऑफ द स्टेट। यानी कि जो अगर हम बिना संदेह निस्संदेह ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, वो धीरे-धीरे इस राज्य के बिहार राज्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में धीरे-धीरे ये विस्तृत हो गया। दिस लेड टू ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ बिहार। अब अलग-अलग भागों पे धीरे-धीरे शिक्षा बढ़ गई, आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ गई, सोशल एंड पॉलिटिकल जागरूकता बढ़ गई, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लोगों के बीच बढ़ी। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार। अब यहीं पे क्या हुआ कि पश्चिमी सभ्यता से ही लोगों के मन में ये जागरूकता आई और यहीं से मूवमेंट की शुरुआत हुई, यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सी आंदोलन की? तो बिहार को एक सेपरेट राज्य के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में मांग करने की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई। After the formation of a separate Bihar province, the social, economic, political and education status of people of Bihar changed। तो अब पश्चिमी शिक्षा की विकास हुई, तो जो यहाँ पे कुछ एजुकेटेड लोग थे यहाँ के, इन्होंने अलग राज्य की स्थापना की मांग की और अलग राज्य की स्थापना के साथ ही यहाँ के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षित, शैक्षिक जो स्टेटस थी लोगों की, उसमें धीरे धीरे सुधार आया और बहुत हद तक इसमें बदलाव भी देखा गया। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को, इस टॉपिक के जो भी नोट्स हैं इसको एंड किया। तो इसी तरह से आपको भी इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को देना है। हमने मेन पॉइंट्स इसमें जो भी देखे, चार्टर एक्ट देखा हमने, मैकाले रिपोर्ट, चार्ल्स वुड डिस्पैच, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ती, ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें देखा। उसके बाद हमने इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। और 1913 से लेकर 1947 तक कौन कौन से विकास हुए, बिहार के लोगों पे इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, तो इस तरह से हमने देखा। हमने इसमें ये भी देखा कि हमें जो पैराग्राफ लिखना है ये 4 से 5 लाइन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना है, और जो भी हम इसमें बना सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, वो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। इसमें और भी चार्ट्स और डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करना था, तो इस वजह से हमने इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही आपको बताया। आप भी अपनी सुविधा के अनुसार इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।